लोग अभी आज फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में आप लोग को मैं प्रतिबिंब की परिभाषा उस वक्त बता दिया था। आज पुनः फिर हम प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बता रहे हैं। उस पर डिफिनेशन और उसका बताए थे और डिफरेंस बताए थे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब क्या है बताए थे आप लोगों को। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक क्या कहते हैं? आभासी। हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, बताए थे। और आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त, हाँ, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, तो किसमें आभासी प्रतिबिंब बना है और किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इस चित्र पर ध्यान दीजिए। इसे प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, बना है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा दर्पण के पीछे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बना है? अवतल दर्पण में कब रखा है? जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बना है ना। तो आप लोग चित्र से काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए। तो अब हम चलते हैं, आप लोग दर्पण पढ़ा रहे थे तो दर्पण में बता रहे थे हम कि 6 स्थितियां होती है। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में स्थितियां 6 कैसे होती है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए वस्तु को ऐसे तो 7 स्थिति होती है लेकिन हम लोग 6 स्थिति पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। पहले वस्तु कहाँ होती है? अनंत। अनंत कहा जाए तो सूर्य या चंद्रमा माना जाएगा अनंत। दूसरी जो है वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा वक्रता केंद्र, और चौथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, और पांचवा मुख्य फोकस पर, और छठा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, तो पहला स्थिति पर ध्यान देंगे। पहला वस्तु क्या है? अनंत पर है, ध्यान देंगे। तो जानते हैं अनंत दूरी किसको मानते हैं? चंद्रमा और सूर्य जैसी वस्तुएं को जो है हम क्या मानते हैं? अनंत दूरी बनाता है। ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें जो है समानांतर होती है। ऐसी आने वाली किरणें क्या होती है? हाँ, समानांतर होती है। और जब समानांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से प्रवर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती है। इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब A-B- कहाँ बनते हैं? मुख्य फोकस पर उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। समझ गए? जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर ना। तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर स्थित A-B- वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या बनता है? बहुत छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु अनंत पर होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। समझ गए? और दूसरा है जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के AB क्या है? वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनते हैं, और वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक छोटा, उल्टा बनता है। समझ गए? फिर है इसमें जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? तीसरा स्थिति में वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर ही बना है। तब जब वस्तु को हम
वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। समझ गए? अब है चौथा स्थिति है। चौथा स्थिति में हम प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब जो है देखिए अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और वस्तु के अपेक्षा जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब उसी प्रकार है इसमें, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। समझ गए? अब है इसमें जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ गए? 6 स्थिति समझ गए? अब है उत्तल दर्पण। तो मिटा दीजिए। उत्तल दर्पण में स्थिति होती है 3। ध्यान देंगे, स्थिति कितनी होती है? 3। तो जब वस्तु को अनंत, जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रहता है तो आप जानते हैं जब कोई वस्तु अनंत पर तो उसकी किरणें समानांतर आती है और कहाँ कटती है? मुख्य फोकस पर। तो उसकी वस्तु क्या होती है? बहुत छोटा बनती है। काल्पनिक उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। समझ गए? तो इसके बारे में तो आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि अब कुछ हम परिभाषा बता रहे हैं इसका। इसको बताए थे गोलीय दर्पण, बताए थे ना? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होता है उसके कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या सूचित करते हैं? सी से। और दर्पण के मध्य बिंदु को सूचित करते हैं पी से। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसको बोलते हैं हम ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्यान देंगे। तो पहला है आपको इसमें वक्रता केंद्र पढ़ना है। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या प्रस्तुत करते हैं? सी से। अब होता है दूसरा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। समझ गए? और उसके बाद आता है दर्पण का, ध्रुव को क्या सूचित करते हैं? पी से। फिर क्या होता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक से आप क्या समझते हैं? दर्पण का द्वारक, दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का
द्वारक। मतलब दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो ये क्या है? ये दर्पण का द्वारक है। प्रकाश का परावर्तन इसी सतह से होगा, समझ गए? अच्छा, फिर है चित्र में देखिए एम एम और एम डैश, ये क्या है? एम एम डैश क्या है? अवतल दर्पण है। फिर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, समझ गए? सीपी क्या है? सीपी जो है वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है, समझ गए? वक्रता त्रिज्या क्या सूचित करते हैं? आर से। ठीक है। अब है पांचवा पॉइंट में द्वारक, समझ गए? अच्छा, एक चीज नहीं समझे, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं जानते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, समझ गए? दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? बराबर एक्स वाई है। अब बात आती है, आप ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए। अब आती है यहां बात की मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है, इस पर ध्यान देना है। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है, इसके बारे में ध्यान देना है। समझ गए बच्चे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के एक कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही समानांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है यानी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे कि ये आपकी किरण हुआ और ये दर्पण से परिवर्तित होकर यहाँ मिल गया मुख्य फोकस पर, उसी प्रकार ये भी मिल गया, उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। समझ गए? क्या कहते हैं इसको? तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, समझ गए? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं।
क्या बच्चे आप लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस समझ गए? समझ गए? हाँ, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परिवर्तित होने के बाद एक मुख्य फोकस पर क्या होती है, जाकर मिल जाती है। तो जहां मिल जाती है, जहां एकत्रित होती है, वही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो उसको एफ सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। चूंकि अवतल दर्पण की सभी समानांतर किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसरित होती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर सभी किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है, और आपतित होकर जब परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद वो दर्पण के मुख्य फोकस पर आकर सब मिलती है या अभिसरित होती है। इसी गुण के कारण हम अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ गए? आप अवतल दर्पण की सहायता से किसी कागज के टुकड़े को जला सकते हैं। जला सकते हैं? प्रयोग किए हैं? जैसे कि जहां धूप में जाइए और अवतल दर्पण लीजिए और उसके नीचे आप कागज रखिए, तो अवतल दर्पण में क्या गुण है? अवतल दर्पण में गुण है कि सूर्य से प्रकाश से आने वाली किरण को और उस किरण के साथ आने वाले उष्मीय विकिरण को एक मुख्य बिंदु पर एकत्रित करती है, और जैसे ही एक बिंदु पर एकत्रित होती है वो धीरे 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 वहाँ का जो भाग होता है वो हीट हो जाता है, गर्म होता है, और जैसे से गर्म होता है उष्मा देने लगता है, तो उसको उष्मा के प्रभाव से, गर्मी प्रभाव, वो कागज क्या होता है, समझ में आ गया? इसीलिए अवतल दर्पण में भी सोलर कुकर में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने, अब बात आती है बच्चे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। फोकस दूरी क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर। चूंकि बच्चों अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है? नहीं, ऋणात्मक होता है ना, क्योंकि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, अधिकांश प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दर्पण के सामने यानी बाईं ओर बनते हैं। तो बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, बताए थे ना? ये ध्रुव जो है मूल बिंदु है। दर्पण में जितने भी दूरियां होती है वो कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। समझ गए? तो कोई भी दूरी कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। समझ गए? दर्पण में बहुत सी दूरी कहां मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तब मैं बता रहा था कि अवतल दर्पण की जो फोकस होती है, फोकस दूरी क्या होती है? सब ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो अवतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब कहां बनते हैं? बाईं ओर बनते हैं। और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पीछे बनते हैं। समझ गए? उत्तल दर्पण के पीछे बनते हैं। अब फोकस दूरी समझ गए कि वक्रता के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए? अब बात आती है, वक्रता त्रिज्या बता दिए ना? वक्रता त्रिज्या आपको बता दिए। वक्रता त्रिज्या क्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं ना। जैसे कि अच्छा, अब आती है कि दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए, ध्रुव समझ गए, तीनों समझ गए। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका जो दूरी है पीएफ की दूरी, पीएफ क्या है? फोकस दूरी है। इसका दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। यानी आर बराबर क्या होता है? आर यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है ना। और कहेंगे कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। इसको साबित भी कर रहा है आप लोग को, समझ गए। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? ये कौन सा ये तो उत्तल हो गया ना, ये उत्तल हो गया। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया ना। ध्यान देंगे। फिर मैं बताने जा रहा था बच्चों कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। जब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एक मुख्य बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको मुख्य फोकस को चूंकि हम एफ से सूचित करते हैं, समझ गए। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। आप इसका डॉट डॉट बना, काल्पनिक को कैसे दिखाते हैं? डॉट डॉट से। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस जो है कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका क्या होता है? धनात्मक होता है। समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों? तो आपने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सारा जो है आपने डिफिनेशन अच्छा तरह से समझ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक, आप लोग को समझ में आया अपने से?